तो ये है हमारे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स का 6 लेक्चर जो कि रहने वाला है रिकन्सिलेशन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले GSTR 1 रिटर्न वाले रिटर्न फाइल कैसे करते हैं वो बता दिया मैंने। अब देखो ज़्यादातर जो वीडियोस है वो लिंक है एक दूसरे से, तो आई होप आप सारे वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद पहले तो ये चीज़ समझो रिकन्सिलेशन मीनिंग होता क्या है। सिंपल सा मीनिंग है दो डाटा को एक साथ कंपेयर करना, भले वो GST का हो, इनकम टैक्स का हो, किसी का भी हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको GST का। GST में रिकन्सिलेशन होता है आपका नॉर्मली सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो आपने GST पोर्टल पे चढ़ाया है। ठीक है, पूरे साल में परचेज बिल तो सामने वाली पार्टी चढ़ाती है, डेबिट नोट भी वो चढ़ाती है, सेल बिल हम चढ़ाएंगे और अपना क्रेडिट नोट भी। ठीक है, अब लेकिन रिको हमको दोनों चीज़ को करना है, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब का हमको रिको करना होता है। अगेन मैंने क्या समझाया था, आप बस एक चीज़ समझ जाओ, क्या, सेल बिल, बाकी आप सब समझ जाओगे। तो सेम यहाँ पे भी वैसे रहेगा, आपको बस मैं सेल वाला रिको बता रहा हूँ, बाकी दूसरे रिको में क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस वो बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि एक बार आप सेल रिको समझ गए तो आप बाकी का परचेस रिको भी समझ जाओगे। अब अलग अलग ऑफिस में अलग अलग अपना सॉफ्टवेयर हो सकता है रिको करने का। हमारे ऑफिस में टैली से भी रिको होता है, एक्सेल शीट भी है एक रिको करने की। तो जो एक्सेल शीट है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा डाटा प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, अगर किसी कंपनी में हो ना हो सॉफ्टवेयर क्या पता, इसलिए मैं ये छोटा वाला तरीका बता रहा हूँ जो जिससे जो कि अच्छा भी है। थोड़ा सा डाटा रेडी करना पड़ता है उसके लिए बस, तो वो सारा प्रोसेस मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये समझ में आया रिको क्या है। अब इम्पोर्टेंस समझो रिको की पहले तो, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग, इम्पोर्टेंस क्या है क्या नहीं, क्यों कर रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा ना, तब तक आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तब ऐसा लगेगा खाली गधा मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में मीनिंग समझो, रिकन्सिलेशन का मीनिंग कैसा है, इम्पोर्टेंस क्या है। अब पूरे साल में हम मल्टीपल बिल्स बना रहे हैं, सेल के, परचेस के, नॉर्मली सेल के। अब पूरे साल में तकरीबन मान लो मेरे टैली के अंदर 30 बिल डले हुए हैं पूरे साल में। ठीक है, 30 बिल मान लो, 30, 50, 100 जो भी बिल डले, मेरे टैली के अंदर 30 बिल आ रहे हैं पूरे साल में, और मेरे पोर्टल पे 29 बिल है, 29। तो ये एक बिल का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कौन सी बिल की तरफ से आ रहा है। एक जो चीज़ आप कर सकते हो वो है मैनुअल वाला काम। मैनुअल कैसा, आपने सारे लिस्ट निकाली सेल बिल की, और एक आपके जो टैली में डाला है वो, और जो आपके पोर्टल पे डाला है वो मैनुअली चेक कर रहे हो, हाँ भाई इस डेट पे इतनी बिल है, उस डेट पे इतनी बिल है। लेकिन अगर आप एक एक्सेल शीट का प्रॉपर यूज़ करो, अगर एक्सेल शीट का वो कैसे यूज़ करना है बताता हूँ मैं, तो आप जो जिस बिल में डिफरेंस है वो एग्जैक्ट ढूंढ पाओगे। ठीक है, और अगर ये जो एक्सेल शीट में बताने वाला हूँ हमारे ऑफिस की, तो उसमें ना आप एकदम एग्जैक्ट कहाँ किस जगह पे डिफरेंस आ रहा है वो भी देख सकते हो। जैसे कि वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो वैल्यू कोई भी, टैक्सल वैल्यू हो, टैक्स हो या फिर IGST हो, इन्वॉइस वैल्यू में, उसके बाद अपना डेट किधर गलती आ रही है, इन्वॉइस डेट में गलती आ रही है या फिर इन्वॉइस नंबर में गलती आ रही है, पार्टी के नाम में गलती आ रही है, या फिर सबसे बड़ा GST नंबर में गलती आ रही है। तो ये सारे डिफरेंस इस शीट से दिख जाएंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी सारी चीज़ें ध्यान से सुनो। अब क्या करने वाले हैं पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा प्रोसेस, ताकि आपको समझे। टैली का डाटा और GST पोर्टल का डाटा हम कंपेयर करेंगे आपस में, और जो जो डिफरेंस आया उसको नोट करेंगे। अगर डिफरेंस नहीं आया मतलब हमारा सारा डाटा ओके है, और अगर डिफरेंस आया तो उसको किस तरह से ठीक करना है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, ये चीज़ समझी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखूँ, जब भी हम कोई काम करते हैं नॉर्मली अपन जब पढ़ाई करते हैं कोई, तो उसका बेस पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सेम ऐसा रिकन्सिलेशन में भी है। अगर आप रिको कर रहे हो किसी क्लाइंट का, सबसे पहले आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा उसमें वो है आपका डाटा रेडी करना, आपका टैली का डाटा, आपका पोर्टल का डाटा। अगर यहाँ पे गलती हुई तो आपका रिको भी गलत ही निकलेगा। इसलिए अपना जो डाटा है भले चाहिए तो जहाँ पे आप 10 मिनट अगर रिको को दे रहे हो तो आधा घंटा दो डाटा रेडी करने को, लेकिन डाटा आपका अच्छे से रेडी होना चाहिए। ज़रा सी गलती फिर वो शक जाएगा कि आप डाटा ठीक से रेडी नहीं कर रहे हो। अब एक क्लाइंट का डाटा ठीक से रेडी नहीं हुआ तो सब क्लाइंट के लिए वही डाउट निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये मेक श्योर करो कि आपका डाटा जो है बराबर निकल रहा है। चाहिए तो आप कुछ बुलेट पॉइंट्स मैं बताता हूँ वो आप लिख के रखो इसके पेज के ऊपर, तो जब भी किसी क्लाइंट का रिको करो तो उसको ध्यान से देखो। ठीक है, एक चीज़ समझ गई। उसके बाद रिको स्टार्ट करने से पहले आपने टैली से डाटा निकाल दिया। ठीक है, डाटा दिखता कैसे निकालने के बाद वो भी बता रहा हूँ मैं, बट ये चीज़ सुनो पहले।
टैली से डाटा निकाल लिया आपने। अब टैली से डाटा निकालने के बाद आप ना कुछ चीज़ें हैं जो पहले ही चेक कर सकते हो, जैसे कि जो बिल की सीरीज़ है, मैंने बताया था बिल में एक सीरीज़ होती है, 1 2 नंबर 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे बिल की सीरीज़ होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें कंपनी अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करती है, जैसे कि कंपनी का इनिशियल, बट नॉर्मली जो कंपनी के हर इन्वॉइस में होता है, 1 नंबर का बिल है, 2 नंबर का बिल है, तो ये एक सीरीज़ चल रही है। तो मेरा सबसे पहला जो बिल था वो था 1 नंबर का। मेरे पूरे साल में जो आखिरी बिल था 31 मार्च में वो है 30 नंबर का। तो पूरे साल में कितने बिल होने चाहिए? 30 बिल होने चाहिए। ठीक है, तो आप वैसे काउंट करो, 1 नंबर का बिल दिख रहा है, 2 नंबर का बिल दिख रहा है, 3 नंबर का बिल दिख रहा है। सडनली फिर 3 के बाद अगर आपको 5 नंबर का बिल दिख रहा है, तो वो 4 नंबर का बिल किधर गया? आपके सिस्टम में नहीं है। तो फिर आप, अच्छा सिस्टम में नहीं है तो ऐसा नहीं कि भाई जाके सीधा क्लाइंट के मुंह पे पूछ दिया भाई ये बिल क्यों नहीं है। वो आपको सीधा मुंह पे बोलेगा कि भाई आपका काम है कि मेरा काम है अकाउंटिंग करना, आप बताओ। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई डिफरेंस दिख रहा है इनवॉइस नंबर में सीरीज वाइज, पहले तो आप खुद की तरफ खुद से पूछो, खुद से मतलब आप सिस्टम में चेक करो आपके कि कोई रिमार्क लिखा है क्या। जैसे नॉर्मली अपने जीएसटी समरी बनती है जो अपनी, तो उधर की कोई अपने रिमार्क्स लिखा है क्या? चलो रिमार्क्स नहीं है। आपने व्हाट्सएप पे जाकर व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन होती है, तो वहीं पे कुछ क्लाइंट ने बोला है कि बिल के रिगार्डिंग कि ये 4 नंबर का बिल कैंसिल है या फिर नहीं बना, या फिर जो सीरीज़ है वो स्किप हो गई गलती से, तो आप वही वैसे कंटिन्यू करो। कुछ है वैसा नहीं है। आपकी जूनियर जूनियर या फिर जो कलीग है जो काम करते हैं कभी कभी उस क्लाइंट का, तो उनसे पूछो कि वहाँ पे आपने कुछ किया है क्या उस बिल का, नहीं आइडिया है। अपने सर को पूछो, जो आपका सीए होगा उसको पूछो कि आपने कुछ किया है क्या इस बिल का, या फिर आपको कुछ आइडिया है। उसको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता है, तब जाके आप क्लाइंट को पूछो कि भाई इस बिल का मैंने चेक किया, कहीं पे कुछ भी नहीं है। मेल भी चेक करना, मेल भी चेक करना कि बिल के रिगार्डिंग कुछ बोला है क्लाइंट ने। 4 नंबर का बिल जैसे मिसिंग है हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से, तब भी कुछ नहीं मिल रहा है, तब क्लाइंट से पूछो। क्लाइंट फिर बताएगा कि हाँ ये बिल सीरीज मिसिंग हो गई थी या फिर स्किप हो गई है, जो भी है रीज़न बताएगा वो। ठीक है, जो भी रीज़न बताएगा वो आप उधर लिख के रखना किधर, तभी एक्सेल के अंदर कि ये 4 नंबर का बिल है, सीरीज वाइज मिसिंग है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये एक चीज़ समझी। बहुत चीज़ें चेकिंग करने के लिए बहुत पैरामीटर्स होते हैं, मैं अभी एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया बिल नंबर सीरीज चेक कर लिया आपने, क्लाइंट से भी पूछ लिया। अच्छा, अब आपने दोनों साल का डाटा रेडी कर रखा है, दोनों तरह का डाटा रेडी करके रखा है। एक आपका जीएसटी पोर्टल पे से जो डाटा निकाला है वो, टैली में से जो डाटा निकाला है वो। अब जीएसटी पोर्टल में एक चीज़ हो सकती है, अभी कौन सा काम चल रहा है 24-25 का, तो 24-25 में हो सकता है कि 24-25 का कोई एक सेल का बिल मैंने दिखाया, कब? सेल परचेज जो दोनों 25-26 में। सेल का एक बिल है मेरा 24-25 का, वो मैंने दिखाया 25-26 में, दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जब आप डाटा रेडी करोगे तो ये मेक श्योर करना कि जो बिल आपका 25-26 में चला गया है उसको आप कॉपी पेस्ट करके वापस से अपनी 24-25 वाली शीट में लेकर आओ। ठीक है, कट करना नहीं है, कॉपी करना है। कॉपी करके अपने ये शीट में भी डालो। पूरे साल का जो डाटा आप एक साथ रखे हो ना, उसी के नीचे आपको उसको पेस्ट करना है कि हाँ भाई, और उसके आगे लिख देना रिमार्क्स में कि भाई ये जो बिल है ये तो जो 25-26 में चला गया था, ऐसा रिमार्क्स लिख देना, या फिर खाली 25-26 लिख देना। तो कल को मैं अगर फिल्टर लगाऊंगा तो मैं सिर्फ देख सकता हूँ फिल्टर लगा के कि कौन कौन सा बिल एक साल आगे चला गया। अच्छा, सेम जब कोई बिल करंट ईयर का बिल अगले साल में जा सकता है, तो पिछले किसी साल का इस साल में भी आ सकता है। ठीक है, अभी अपना काम चल रहा है 24-25 का, तो हो सकता है 23-24 का बिल भी आ सकता है 24-25 में। तो उस बिल का भी आपको रिमार्क्स लिख कर रखना है कि हाँ भाई ये वाला बिल जो है ये 23-24 का है, ये बिल अपना 25-26 में चला गया है। जो बिल 24-25 का है उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है। कुछ ज़्यादा बिल भी नहीं होते, कुछ बिल होते हैं जो आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, तो बस उनको रिमार्क्स लिखना है आपको। वो क्यों, वो समझो पहले। रिमार्क्स क्यों लिखना है वो समझो। बिल तो आप लेके आ रहे हो यहाँ पे, बट रिमार्क्स क्यों लिखना है? जब आप GST 9 का काम करते हो, एनुअल रिटर्न, साल के एंड में दिसंबर में, तो वही शीट आपके काम आती है। आपको पूरा बाइफर्केशन देना पड़ता है कि हमारे टोटल इतनी सेल्स थी पूरे साल में, इतने बिल्स पुराने साल के हैं, इतने बिल्स अगले साल में गए हैं, और करंट ईयर में इतनी सेल थी हमारी। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो वो शीट तब भी काम आएगी आपके फ्यूचर के हिसाब से, सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ समझे अच्छे से। अब आपने डाटा निकाल के रखा है, ठीक है। अब निकालते कैसे वही बता रहा हूँ मैं, पहले ये समझो चीज़ को। डाटा आपने सारा निकाल के रखा है, शीट डाउनलोड कैसे करते पहले वो समझो। अब टैली से डाटा कैसे निकालते वो तो आपको बताया था मैंने, जब GSTR 1 के टाइम पे
टैली में से आपकी जो सेल होती है वो तो 1 महीने का बताया था, सेम वैसे ही आपको पूरे साल का पीरियड सेलेक्ट करो, कॉलमनर करो और एक्सेल में डाटा निकालो जहाँ पे आपको रिको करना है। जीएसटी पोर्टल से डाटा कैसे निकालते हो मैं बताता हूँ। देखो अभी रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये है आपका जीएसटी पोर्टल। सेम जिस क्लाइंट का हमने GSTR1 फाइल किया था उसी का ये एग्जांपल है रिको का। लॉगिन अजय बुडन 155797, रिमाइंड मी लेटर, रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, अब वो डाटा डाउनलोड करने के लिए GSTR1 का डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको पहले उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब दो चीज़ें देखो, मेरी सेल है, मेरा परचेस है। सेल का अगर आपको डाउनलोड करना है GSTR1 तो उसको आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है फाइल के लिए, और फिर वो कुछ 20 मिनट के अंदर अंदर वो अवेलेबल होती है डाउनलोड करने के लिए। लेकिन जब टू बी डाउनलोड करते हो जिसमें आपका परचेस आता है वो ऑन द स्पॉट डाउनलोड होता है। दिखाता हूँ, देखो मैं पिछले किसी महीने का दिखाता हूँ, अभी नहीं, 24-25 में। अच्छा चलो 24-25 का देख लो। देखिए मार्च का दिख रहा है, मार्च की रिटर्न तो अभी तक गई नहीं ना। फैब का दिखा दो, चलो फैब का दिखा दो, फैब का देख लो। ये दिख रहा है, फैब दिख रहा है, इसमें फाइल लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न फाइल हो चुकी है। अब सेल्स का डाटा मुझे डाउनलोड करना है तो GSTR1 में दिख रहा है, इधर व्यू का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, तो डाउनलोड पे जाओ। अब दिख रहा है यहाँ पे जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड, तो एक जेसन फाइल डाउनलोड होगी, उसको फिर आपको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। वो कैसे करता है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालोगे आप, एक क्लिक किया, अब रिक्वेस्ट चली गई। ठीक है, अब ये दिख रहा है यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड करके आ रहा है। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल रखी थी कुछ टाइम पहले। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे दिख गया राइट में। और अगर मालूम ये डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पे मुझे इस पर क्लिक करना पड़ता है, जनरेट जेसन टू फाइल डाउनलोड। ठीक है, जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड, ये चीज़ समझी। तो ये GSTR1 के लिए। 2B के लिए कैसे वो बता देता हूँ मैं। 24-25 में फरवरी में आ जाओ, सर्च किया, दिख रहा है यहाँ पे GSTR2B। यहाँ पे डाउनलोड करने पे ऑप्शन है, जाओ यहाँ पे। क्वार्टर वाइज भी कर सकते हो या फिर मंथ वाइज भी कर सकते हो, मैं भी मंथ वाइज बता रहा हूँ। यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, जनरेट जेसन या फिर एक्सेल। तो मैं एक्सेल में करना चाहता हूँ तो जनरेट एक्सेल, ये ऑन द स्पॉट हो जाएगा। इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, और ये एक्सेल में ही होगा, तो आप डायरेक्ट उसको यूज में ले सकते हो। लेकिन जो GSTR1 का सीन है ना उसका थोड़ा सा अलग है। ये क्या ओपन हो गया अब साथ में, और इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, ये दिख रहा है जेसन फाइल दिख रही है यहाँ पे। अभी इसको आप ओपन नहीं कर सकते, ये इंक्रिप्टेड फाइल होती है एक तरह से, जेसन फाइल है। अब मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, सिंपल भाषा में बोलूँ तो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा एक्सेल में। ठीक है, आप कन्वर्ट कैसे करवाते हैं, एक नया देखो, एक ये वेबसाइट है GST Zen करके, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, क्विक लिंक्स जेसन टू एक्सेल कन्वर्टर। और क्या है तो GSTR1 की फाइल है हमारे पास, तो इसको कन्वर्ट करवाना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अपलोड GSTR1, तो GSTR1 अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो फाइल पे आ जाओ, इसको ड्रैग कर लो चाहिए तो, या तो ड्रैग कर लो या तो फिर ये कर सकते हो, पाथ भी कॉपी करके डाल सकते हो जो बताया था मैंने। अब मैं इसको कर रहा हूँ ड्रैग। अरे कुछ और लगेगा क्या, रुक जा। पाथ ही कॉपी कर लेते हैं। कभी कभी ड्रैग करने में दिक्कत ही है ना, कभी कभी दूसरा फाइल सिलेक्ट हो गई तो वही आ जाती है इधर। दिख रहा है ये बॉक्स दिख रहा है ब्लू कलर का, उसमें क्लिक करो, Ctrl V आ गया। अब ये जो फाइल है इसको क्लिक करो, ओपन, कन्वर्ट टू एक्सेल, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज लिखी है, ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन योर फाइल 6 बिल दिखा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्री कन्वर्जेशन लिमिट 50 की है, मतलब 50 बिल तक है तो ठीक है। उसके ऊपर जो भी बिल रहेगा ना उसके लिए 25 रुपये चार्ज करता है ये। ठीक है, तो अलग अलग वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, ये हम यूज करते हैं ज्यादातर ऑफिस में, तो वो बता रहा हूँ मैं। डाउनलोड योर एक्सेल, ये फ्री में 10 कितने चाहिए उतने करो, लेकिन एक एक्सेल में 50 से ज़्यादा बिल नहीं होना चाहिए, और 50 से ऊपर जितने भी बिल हो गए 25 रुपये चार्ज करेगा ये उसके लिए। दिख रहा है ये एक्सेल में कन्वर्ट करके दे दिया उसने। अब चाहिए तो उसको ओपन करो, ऐसे सेम आपको पूरे 12 महीने का करना है। दिख रहा है अब इसमें अबाउट, ओवरव्यू, अब आपकी जो काम की चीज़ है वो यहाँ से चालू होगी B2B से। ठीक है, B2B यानी आपका ये सेल का लिस्ट है। उसके बाद कंट्रोल और पेज डाउन करोगे तो आप आगे आगे जा सकते हो, आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज डाउन करो, B2B लाइन आइटम्स, सेम यही B2B थोड़ा डिटेल वाइज आता है इसके अंदर B2B लाइन आइटम्स में, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो B2B वाला उठा लो। ठीक है, B2C भी है, B2C S मतलब स्मॉल, B2CL मतलब लार्ज, CDNR मतलब
क्रेडिट नोट, ठीक है। उसके बाद CDNR लाइन आइटम्स इग्नोर करो। फिर CDNUR करके आ रहा है, इसका मतलब ये जो है अनरजिस्टर्ड। नीचे देखो एक्सेल ये शीट का नाम आ रहा है, वो पढ़ रहा हूँ मैं। नीचे जो शीट आ रही है, ऊपर मत देखो, ये ब्लैंक शीट है, ठीक है। अगर डाटा होगा तो दिखेगा, नहीं है तो ब्लैंक है। दिख रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ CDNUR यानी अनरजिस्टर्ड वाला है ये पेज, अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट जो हम लगाते हैं। ये फिर ये EXP मतलब जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो। फिर सेम उसका 80 नील रिटर्न, कोई अगर नील में आपने कोई सेल दिखाई है तो वो, HSN समरी, B2BA यानी कोई अमेंडमेंट करवाया था आपने उस मंथ में तो वो दिखेगा। ऐसा आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत। फिर आपको फिर आपने एक्सपोर्ट में कोई अमेंडमेंट करवाया तो वो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। हो गया। अब जैसे जैसे आपको चीज़ें मिलेगी, पूरे 12 महीने के आपने एक्सेल कन्वर्ट करवा लिया, और एक और एक्सेल बनानी पड़ेगी जिसमें वो पूरा 12 महीने का डाटा आप कॉपी पेस्ट करो, एक के नीचे एक, ठीक है। उसके ऊपर ओवरलैप नहीं करना, एक के नीचे एक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये बिल है। जैसे ही आप कोई फिर दूसरे महीने का आप जब कॉपी करोगे तो वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते एक के नीचे एक एक्सेल आपको बनानी है पूरे 12 महीने की, ठीक है। अब ये मैंने एक्सेल बना रखा है तो मैं वो वापस से प्रोसेस नहीं करूँगा। ये देखो, ये क्लाइंट का पूरे 12 महीने का मैंने एक्सेल बना के रखा है। अगेन GSTR1 के टाइम पे मैंने समझाया था, कभी भी ओरिजिनल शीट में काम नहीं करना है। देखो, ये एक्सेल मैंने निकाला था, ये डाटा मैंने निकाला था मर्ज करके, पूरे साल का डाटा इसमें पड़ा हुआ है, दिख रहा है। जनवरी से लेके ये पिछले साल का एक बिल आ गया है, तो इसमें देखोगे तो अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक के बिल दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और एक जनवरी का पुराना बिल आ गया। अब इसी शीट को कॉपी करके मैंने एक नई शीट बनाया है B2BW करके, W मतलब वर्किंग के लिए। तो अगर इसमें कोई डाटा डिलीट हो जाता है गलती से तो मैं B2B वाला डाटा वापस उठा सकता हूँ, ठीक है। आप फटाफट इसको फॉर्मेट में लेते हैं, क्यों वो समझ में आएगा अभी फटाफट। देखो, ये टैक्स पेयर GSTN फाइलिंग पीरियड दिख रहा है। टैक्स पेयर GSTN मतलब जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो ये उसका GSTN है। देखोगे तो सारे GST जो GST नंबर एक जैसे ही है, तो ये चाहिए तो हटा दो यहाँ से, फाइलिंग पीरियड हटा दो। फिर IRN नंबर नहीं है, यहाँ से लेके प्लेस ऑफ सप्लाई तक ये पूरा हटा दो। यहाँ पे इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई को भी हटाओ। टैक्सेबल वैल्यू में देख रहा हो तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेल्स को हटा दो, टोटल को हटाओ, ये इनवॉइस वैल्यू बता रहा है, इसको ले लो यहाँ से हटा के यहाँ डाल दो। ओके, हो गया आपका फॉर्मेटिंग प्रॉपर, ठीक है। अब ये कौन सा डाटा है मेरा सेल का डाटा है GSTR1 का, ठीक है। अब ये पूरा डाटा कर लो कॉपी, Ctrl+C। अच्छा, एक चीज मैं जो मैंने बताया था क्या, रिमार्क्स वाला, ठीक है। अब पिछले साल में कोई भी बिल नहीं गया है, ठीक है, इस पार्टी का, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अगर मान लो कोई पार्टी का बिल 24-25 का 25-26 में गया तो उसके आगे मैं लिख दूंगा 2025-26। और मान लो अभी ये जो दिख रहा है ये पहला वाला बिल है, ये कब का है, ये 23-24 का बिल है, तो सिंपली इसके आगे मैं लिख दूंगा 2023-24। और कल को कोई बिल अगर मेरा 25-26 में चला गया था, है 24-25 का लेकिन गया 25-26 में, ठीक है, तो हाँ उसके आगे लिख दूंगा 2025-26। समझ में आ गया। अब ये एक जो ऊपर टॉप में जो पहला बिल आ रहा है 1 जनवरी का, वो तो 23-24 का है, तो उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। हम कौन सा रिको कर रहे हैं 24-25 का, तो सिर्फ वही बिल मैं देखूंगा। अभी पूरा डाटा कॉपी कर लो, 24-25 का पूरा डाटा कॉपी कर लिया, कौन सा, GSTR1 का। अब मैं आपको रिको शीट दिखा रहा हूँ जो हमारे ऑफिस में यूज़ करते हैं हम, ये दिख रही है। ये भी सेम वही फॉर्मेट में जो हम अपनी GST समरी में यूज़ करते हैं, जो अभी फॉर्मेट मैंने सेट किया GSTR1 में, ये वही है। दिख रहा है ऊपर रिको सेल और किसका, अजय वुडन का। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट तो वही है, बस राइट साइड में देखो एक चीज़ लिख के आ रही है रिमार्क्स में, क्या, टू बी। तो जो GST पोर्टल से जो डाटा डाउनलोड किया आपने वो यहाँ डालना है, और जो टैली से डाटा आप निकालोगे वो आपको डालना है यहाँ पे। दिख रहा है राइट साइड में लिख के आ रहा है टैली करके, फटाक से डाटा डाल देता जो आया था उधर, Ctrl+V हो गया। अब टैली से डाटा जो निकाला है आपको डालना है इधर, ठीक है। अब टैली से डाटा कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में। GST 24-25
GST सॉरी GST पोर्टल 24-25 GSTR1, ठीक है। ये दिख रहा है टैली सेल्स 24-25 करके, इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये देखो इसको भी मैंने फॉर्मेट में लेके रखा है। अब इसमें ज़रा सा इसको मैं ठीक कर लूँ, ओके। अब ये टैली से डाटा कैसे निकालते हैं मैंने GSTR1 वीडियो में बता रखा था। जिस तरह आप 1 महीने का डाटा निकाल रहे हो उसी तरह आपको पूरे साल का पीरियड सेलेक्ट करना है और उसको एक्सेल में निकालना है। किसी ने देखा नहीं होगा तो वीडियो तो देख लो पहले, ठीक है। ये देखो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा है सेल का डाटा, कौन सा, टैली का। कॉपी किया, पेस्ट किया, हो गया, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये डाटा मेरा है टैली पोर्टल का, ठीक है। भले इधर टू बी लिख के आ रहा है और टू बी पे ध्यान मत दो, वो बस ये दिखाने के लिए कि ये पोर्टल का डाटा है और ये नीचे वाला टैली का डाटा है, ठीक है, बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझ में आएगा बराबर। अब जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कंपनी में रिको करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये हमारे ऑफिस का तरीका है तो वो बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप किसी वैल्यू को प्लस में रख रहे हो और उसी को वैल्यू को माइनस में रख रहे हो तो जब आप टोटलिंग करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन कहीं पे वैल्यू में अगर वैल्यू बच रही है फिर भी मतलब डिफरेंस है वहाँ पे, समझे। तो ये कंसेप्ट पे अपना रिको चलता है। अब इसको करो कॉपी, सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट, सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब स्पेशल पेज, याद है मैंने स्पेशल पेज बताया था बेसिक्स ऑफ टैली में एक्सेल में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। अब यही चीज़ देखो, ये बाजू में दिसंबर करके एक शीट बनाई है हमने, देखो ये पोर्टल का डाटा, ये तो एज इट इज़ आएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे ये आ रहे हैं ना बिल्स, अब ये थोड़े दिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट, ये फॉर्मूले को ठीक से उठा नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं उसको सिंपली क्या कर दूंगा इसको सेलेक्ट कर लो पूरा। कभी कभी आपकी जो शीट बनती है ना एक्सेल में तो फॉर्मूले बहुत हिलते हैं, तो वो चीज़ एक ना ध्यान देना। ये दिख रहा है, ये वैल्यू आ रही है प्लस में और ये वैल्यू आ रही है माइनस में, ठीक है। अब हमको जो डिफरेंस दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, ये रिको शीट में। लेकिन यहाँ पे आने से पहले आप एक चीज़ यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में डिफरेंस है क्या नहीं, किस चीज़ का। जैसे कि एक नंबर ऑफ बिल्स में डिफरेंस आ रहा है क्या, यहाँ पे चाहिए तो सारे पार्टीज का एक नाम सेलेक्ट करके देखो, ये टू बी के जितने बिल्स है मैं उसको चेक कर रहा हूँ एक बार। टोटल कितने बिल हैं, 35 बिल है, देखो नीचे दिख रहा है 35 बिल। अब सेम टैली में जाके चेक करो उतने ही बिल आ रहे हैं क्या, टैली में भी 35 बिल आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ बिल्स बराबर है। अब गलती कहाँ हो सकती है, वैल्यू में, इनवॉइस नंबर में, या फिर डेट में, या फिर जीएसटी नंबर में। अच्छा एक गलती और, एक छोटी इसमें भी गलती क्या हो सकती है, देखो नंबर ऑफ बिल्स तो बराबर है, बट हो सकता है मैंने टैली में किसी और पार्टी का एक बिल चढ़ाया है और पोर्टल पे किसी और पार्टी का एक बिल चढ़ाया है, तो नंबर ऑफ बिल्स भले मैच कर रहे बट पार्टी आपकी डिफरेंट हो जाएगी उधर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। जीएसटी पोर्टल पे मैंने एक अलग पार्टी का बिल चढ़ाया है, टैली में मैंने एक अलग पार्टी का बिल बनाया है, ठीक है। तो जब आप उसको मैच करने जाओगे ना नंबर ऑफ बिल्स तो बराबर बताएगा, बट एक्चुअल में डिफरेंस दिखेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या देखना है आपको, एक सेकंड पहले मैं चेक कर लूँ और कुछ चीज़ बताइएगा ये स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि डाटा रेडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डाटा आपका रेडी नहीं रहेगा ना तो कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखेगा ही आपको, ठीक है। एक्सेल शीट हमने रेडी कर दी, नंबर ऑफ बिल चेक कर लिए, ओके। अमेंडमेंट वाला जो था, अमेंडमेंट 2023-24 का जो बिल दिख रहा था जनवरी डेट में आ रहा था वो हमने हटा दिया वहाँ से, ठीक है। ठीक है। अब जीएसटी डिफरेंस कुछ आ रहा है क्या, एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस में है ही, ये दिख रहा है। ये वैल्यू जो आ रही है कौन सी, जी दिख रही है, जी वाली लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, ये किसकी, ये टैक्स की। तो इसमें एक वैल्यू आ रही है प्लस में और यहाँ पे जो नीचे वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस में। तो अगर मैं पूरी लाइन को सेलेक्ट करूँ तो नीचे देखो सम में क्या आ रही है लिख के 0, चाहिए तो जूम करके देखो, अगर नीचे देखो दिख रहा है एवरेज, काउंट और ये सम, तो सम क्या लिख के आ रहा है 0, यानी कि कोई भी अमाउंट का डिफरेंस नहीं है टैक्स में, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अभी रिको खत्म नहीं हुआ है, रिको में आप बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हो, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जीएसटी डिफरेंस पहले क्यों चेक करना है, देखो
बाकी डिफरेंस तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन जीएसटी डिफरेंस अगर आप पहले ठीक कर लोगे, अगर पहले आप उसको डिफरेंस ढूंढ पा रहे हो, अगर पहले हमने जीएसटी कम भरा होगा तो अभी ज़्यादा भरना पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं कि यार आपने आपको डिफरेंस मिल गया, आपने ज़्यादा भर दिया, या फिर जो कम भरा होगा तो उसको कम भरा होगा तो ज़्यादा जीएसटी भर जो एक बैलेंस बच रहा है वो भर दिया, या फिर आपने कभी ज़्यादा जीएसटी भरा होगा तो वो रिक्लेम कर लिया। पहले आपको क्लाइंट से पूछना पड़ता है, आपके सर से पूछोगे आप बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो एटलीस्ट आप निकाल के रखो डिफरेंस। इसलिए जीएसटी का टैक्स का डिफरेंस पहले निकालो, बाकी के डिफरेंस पहले बाद में, पहले टैक्स का डिफरेंस, ठीक है। तो टैक्स में कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है हमको यहाँ पे। उसके बाद देन अदर थिंग्स, ठीक है। अब हम अपना जो नॉर्मल ये रिको वाला शीट है इसमें चालू कर सकते हैं। अब इसमें देखो हम लोग पहले कैसे करते हैं, चाहिए तो रिको शीट में शेयर कर दूंगा, किसको चाहिए वो तो बहुत बता देना, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स लिया है, बाकी को के लिए नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि ये पुरानी शीट का जो शीट में जो डाटा था वो दिख रहा था यहाँ पे, तो इसको रिफ्रेश किया तो डाटा हट गया। अब इसको मैं करता हूँ एक्सपांड कोलैप्स एंटायर फील्ड। तो जो इतनी बड़ी शीट थी ना वो उसको सीधा श्रिंक कर देगा जीएसटी नंबर के हिसाब से। ये जो शीट है रिको शीट, इसमें अलग अलग शीट आ रही है, रिको, दिसंबर, कॉपी, नॉट इन टू बी, नॉट इन टैली, आरसीएम। तो ये जीएसटी नंबर के हिसाब से बिल उठा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी, जीएसटी नंबर के हिसाब से बिल उठा रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है यहाँ पे दिसंबर रिको शीट में, अब दिख रहा है यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर आ रहा है, लीगल नेम, इनवॉइस नंबर, डेट। अब ये पहले टू बी का डाटा दिखा रहा है मुझे, टू बी का जीएसटी या टू बी का डाटा दिखा रहा है, फिर उसका इनवॉइस वैल्यू, टैक्स वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। उसके बाद ये टैली का डाटा दिखा रहा है, टैली का इनवॉइस वैल्यू, आईजीएसटी, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इतनी शीट में ये 0 है, यानी कोई भी वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, खुश, वैल्यू का डिफरेंस कोई भी नहीं है। अब इसको ये जो शीट निकाली है ना, इसको मैं करता हूँ, पहले मैंने एक्सपांड करके कोलैप्स किया था ना, इसको अब एक्सपांड करूँगा। एक्सपांड करने से क्या होगा कि अब इनवॉइस नंबर, नाम, जीएसटी नंबर कहीं पे डिफरेंस होगा ना तो वो मुझे दिख जाएगा। वो देखो यहाँ पे एक्सपांड कोलैप्स एक्सपायर्ड एंटायर शीट, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है एक्चुअल में, ये दिख रहा है, ये सब जगह पे डिफरेंस है, दिख रहा है। ये प्लस, ये माइनस में आ रही है वैल्यू, तो जो माइनस में आ रही है वो प्लस में भी आ रही होगी नीचे तक, अगर नीचे देखोगे तो प्लस में भी आ रही होगी। देखो ये 27 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है, और किधर है 27, देखो यहाँ पे एक आ रहा है 27। तो जो चीज़ प्लस में आ रही है वो माइनस में भी आ रही होगी। और डिफरेंस एक्चुअल में कहाँ है देखना है आपको, तो ये देखो कहाँ का डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहले तो जीएसटी नंबर में कोई डिफरेंस है क्या, 08D1Z2, ठीक है D1 08D1Z2, मतलब जीएसटी नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। नाम में कोई डिफरेंस है क्या, नाम में दिखा रहा है सारा इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे क्या नाम दिखा रहा है, सारा इलेक्ट्रिक ऑटो लिमिटेड दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी नाम में गड़बड़ है। अब नाम में गड़बड़ है तो इतना कुछ नहीं है, नाम में चलता है आप, लेकिन पूरा एकदम ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ रहा है पीके एंटरप्राइजेस और वहाँ पे आ रहा है नरेश, इतना ज़्यादा नाम में चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत लग चलता है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड प्राइवेट जो भी आपने गलती से डाल दिया होगा तो ठीक है। इसको ये इस डिफरेंस को हटाने के लिए क्या करोगे, सिंपली ये जो ये आ रहा है यहाँ पे सायरा इलेक्ट्रिक करके, इसका नाम कॉपी कर लो, मतलब जो भी आपका क्लाइंट का नाम आ रहा होगा, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है आपका, जो टैली में अपना नाम डाला होगा उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे सब जगह पे उस नाम को पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे जाओगे और इसको ये करोगे ना रिफ्रेश, तो वो डिफरेंस हटा देगा। ये टू स्ट्रेटजीज, अरे यार प्लेन, अरे भाई हट जा, रुक जा ऐसे 1 मिनट, मैं जरा सा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैसेज करता हूँ, ठीक है। और ठीक है चलो, ओके। ये चीज़ समझिए। अब आप राइट में जाके देखोगे तो कोई सा डिफरेंस इसमें हट जाने वाली नहीं। दिख रहा है वैल्यू, दिख रही है नीचे 0 में कितनी आ रही है, 3 पॉइंट और 6 पॉइंट, मैंने वैल्यू का डिफरेंस तो नहीं है। अब और क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, नाम का एक चेक कर लिया आपने, ठीक है, नाम वाला आपने ठीक कर दिया।
रिफ्रेश करो, हट गया। अब इसमें नंबर वाइज डिफरेंस आ रहा है कि किधर, वो चेक करो नंबर में, या फिर और भी छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं जो आपको चेक करने मिलेंगे। अब ये देखो यहाँ पे एक आ रहा है, वैल्यू आ रही है बराबर, ठीक है, ये दोनों चीज़ भी ठीक ही आ रही है। अब कभी कभी क्या होता है ना, जो आपके फॉर्मूले होते हैं शीट्स के, वो ठीक से ले नहीं सकता, कभी कभी होता है फॉर्मूला ठीक से नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखो ये मेरे कितने नंबर पे आ रहा है, 101 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। कॉपी शीट में थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें दिक्कत देती है, तो वो आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि यार ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। दिसंबर की शीट में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यू माइनस में आ रही है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट बराबर ले रहा है क्या, डेट का फॉर्मेट, कई कई पे डेट का फॉर्मेट ठीक से नहीं लेता, तब वो दिक्कत देता है। एक डी वाले शीट करो, डेट, शॉर्ट डेट, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ तो चेंज हुआ है अब यहाँ पे। अब नंबर ऑफ बिल्स में देख लूँ, एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। नाम दिख रहा है कि ऑफिस से सारा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा एक सारा इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, देखो अभी नाम दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे लिया नहीं है इसने अभी भी। सारा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, सारा इलेक्ट्रिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे नीचे पे तो वही नाम है, ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको नाम को कॉपी पेस्ट मारते हैं, इसको कॉपी, और यहाँ पे 2B वाले इस पर डाल देते हैं, Ctrl+V, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है अपना, रिफ्रेश, देखो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, दिख रहा है, पूरी वैल्यू 0 होगी, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। लेकिन मेरे को दिखाना है आपको कि डिफरेंस आता है तो कैसे दिखता है। एक मैं बिल में ना थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर रहा हूँ हाथ से, ठीक है। जैसे कि एक ये 24,000 का बिल है, देखो इसकी वैल्यू मैं हटा के क्या कर देता हूँ, 24,000 ना, तो पहले इस वैल्यू को कॉपी करके अलग से लिख देता साइड में, कल को अगर याद विद ना रहा तो यहाँ से देख के वापस से डाल दूंगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं चेंज करके डाल रहा हूँ 23,570, मतलब राउंड फिगर डालते हैं, 23,000 डाल रहा हूँ, ठीक है। सेव कर लो, यहाँ पे आया, रिफ्रेश मारा, अब वो बिल में डिफरेंस दिखना चाहिए, एक टैक्स का था ना, इसमें डाला है क्या, 23,000 कौन से नंबर का बिल था वो, कॉपी, अपना बिल है जून का, 3 जून का बिल है, 3 जून का बिल है। अच्छा इसने लिया नहीं अभी, देखो दिख रहा है फॉर्मूला अभी भी लिया नहीं इसने, इसको मैं फॉर्मूला ठीक कर लेता हूँ जरा सा एक बार। डाटा अगर ठीक से नहीं रहेगा ना आपका, वही दिक्कत आने वाला है आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं ले जाए क्या, रिफ्रेश, जो भी डिफरेंस होगा ना यहाँ दिखेगा, ये इतनी शीट में। ये किस चीज़ की शीट है, आपका इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, ठीक है, ये सब इसका शीट है। इससे पहले आपका टैली, उससे पहले आपका 2B, ठीक है। नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, वो हट गया, डेट में डिफरेंस नहीं है, ये इनवॉइस नंबर में डिफरेंस हो सकता है, इसको भी देखेंगे। पहले तो एक वैल्यू का जो डिफरेंस मेरे को दिखाना है आपको, वो देखो पहले, ठीक है। ये लिया नहीं क्या इसने, अच्छा मैंने वही डाल दिया क्या, वही बोल रहा हूँ मैं, Ctrl+C, Ctrl+V, इसको मैं लिख देता हूँ 23,000 रुपये, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं डिफरेंस आ रहा है कहीं पे, रिफ्रेश, डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे 1,500 रुपये का डिफरेंस आ गया माइनस में। अब माइनस में आ रहा है, अब देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जाएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो डाटा हमने टैली से निकाला है उसको हमने क्या किस में रखा है, माइनस में, और जो पोर्टल से निकाला है वो प्लस में ही आ रहा है अपना एज इट इज़। तो कोई वैल्यू अगर यहाँ पे जो कोई डिफरेंस अगर मेरा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कोई
जो भी डिफरेंस आ रहा है वो मेरे पोर्टल पे कम है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो जैसे अभी ये तो मैंने हाथ से आपको डाल के दिखाया है कि इसमें वैल्यू का डिफरेंस है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे अगर आप देख रहे हो, अगर बिल का डिफरेंस आप देख रहे हो, तो कोई बिल अगर माइनस में आ रहा है दैट मीन्स वो मेरे टैली में है बट पोर्टल पे नहीं है, और कोई वैल्यू या बिल दिख रहा है अगर वो प्लस में आ रहा है दैट मीन्स वो मेरे पोर्टल पे है यानी लेकिन टैली में नहीं है। ये चीज़ समझी? माइनस और प्लस का मीनिंग क्यों रखते हैं हम लोग, ताकि कोई माइनस में जो बिल आ रहा है दैट मीन्स वो हमारे टैली में है बट पोर्टल पे नहीं है, और अगर कोई बिल अगर मान लो मेरा प्लस में आ रहा है इसका मतलब वो पोर्टल पे है, जीएसटी पोर्टल पे, लेकिन टैली में नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ इधर वैल्यू पे। अब मैंने वहाँ पे जानबूझ के 2B में जो आ रहा था बिल उसमें 24,000 से घटा के 23,000 वैल्यू कर दी मैंने। अब क्या इसका इफेक्ट क्या हुआ, मेरे टैली में एक बिल है जिसकी वैल्यू है 24,000 रुपये, लेकिन मेरे पोर्टल पे एक बिल वही सेम बिल चढ़ा है उसकी वैल्यू है 23,000 रुपये कर दिया मतलब मैंने हाथ से, ठीक है। तो उसमें कुछ डिफरेंस बन रहा है 1,500 रुपये का, और 1,500 रुपये किस में आ रहा है, माइनस में। मतलब 1,500 रुपये मेरे जो टैली में है वो ज़्यादा है और मेरे जो पोर्टल है जीएसटी पोर्टल उसमें कम है। समझ में आया? ये छोटा सा चीज़ है, एक बार, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है दिमाग पे लेने वाला, बस ये प्लस माइनस ज़रा समझोगे ना तो ये रिको एकदम ईजी है, बहुत ईजी। समझ में आ? और किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो पूछो, ऐसे पूछ लेना मेरे को। लेकिन ये रिको वाला चीज़ में थोड़ा सा लेंदी जाता है, डाटा रेडी करने में, रिको करने में, फिर आपको समझना है, आपको दूसरे को भी समझाना है, आपके सर को भी समझाना है, दूसरे जूनियर को भी समझाना है, आपके सर को भी समझाना है कि सर देखिए ऐसा ऐसा मैंने किया है और ऐसा डिफरेंस मैंने निकाला है। वरना कुछ भी आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो नहीं कर पाओगे ठीक से, ठीक है। तो आपको चीज़ समझना है, प्रोसेस फॉलो करना और चीज़ को समझने में डिफरेंस है। आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो बट सडनली प्रोसेस में कुछ चेंज आ गया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो सिखाया नहीं था मेरे को, अब मैं क्या करूँ। लेकिन जब आप चीज़ समझ रहे हो कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैंने वहाँ पे प्लस किया तो मैंने वहाँ से अमाउंट को कम किया तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपको समझ गया ना तो ये भले कितना भी चेंजेस आना जो आप समझ जाओगे क्या करना है आपको। अब यहाँ पे देखो अपने अभी अपना काम क्या पड़ेगा, ये एक बिल में डिफरेंस है, ठीक है। कौन सा बिल है ये, एक ये है 7 नंबर का बिल है। अब इसी बिल को कॉपी किया, मैंने क्या बोला, माइनस में आ रही है वैल्यू, माइनस में आ रही है, या इसका मतलब ये अपने टैली में है बट कहाँ पे नहीं है, पोर्टल पे नहीं है। तो नॉट इन 2B करके देखो शीट बनी है अपनी, यहाँ पे गया पेस्ट कर दिया, ठीक है। चाहिए तो नाम भी यहाँ से ले सकते हो। नॉर्मली क्या करते हैं पूरा नाम के साथ में उठा लेता है, जीएसटी नंबर और नाम, बट यहाँ पे एक ही क्लाइंट है, मतलब एक ही पार्टी को सेल कर रहा है, इसलिए उठाया नहीं मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2B में जो वैल्यू दिख रही है आपको दोनों मिल जाएगी, 2B की दिख जाएगी, टैली की भी दिख जाएगी। 2B में जो हमारा बिल है उसकी टैक्स अमाउंट कितनी है, 23,000, और जो पोर्टल पे चढ़ा है अपना, जो अपने टैली के अंदर चढ़ा है उसका वैल्यू कितनी है, 24,504। दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लो कितना आ रहा है, 1,504, और उतना ही आपका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फिर अब क्या करना है, अब डिफरेंस तो निकाल लिया, अब क्या करना है, एक सेकंड पहले मैं चेक कर लूँ यहाँ पे और कुछ बचा है क्या, ठीक है। डिफरेंस आ रहा है, अब क्या करना है, अगेन जो आपने नंबर ऑफ बिल्स ढूंढते टाइम किया था, जो डिफरेंस आपको मिला था कि कोई बिल ज़्यादा या कम है, तब आपने क्या किया था, जो मैंने आपको बताया, पहले आप खुद के पास चेक करोगे कि क्लाइंट की समरी में कुछ दिया है क्या, या फिर वो बिल कभी कैंसिल हुआ था, कभी अमेंडमेंट हुआ था, कोई चेंजेस हुआ था, या फिर आपके जूनियर ने, आपके सर ने, या फिर कभी काम किया था, या फिर आपकी समरी में कुछ लिखा हुआ है क्या। ये सब चीज़ चेक करने के बाद अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है फिर भी, तब आप क्लाइंट को पूछो कि ये एक बिल है। ज़्यादातर क्लाइंट के अकाउंटेंट होती है तो उनको भेज दो, सीधा सीधा बोलो कि फाइनल बिल कौन सा है वो पूछो, उनको बताओ कि ये आपके पोर्टल पे ये वैल्यू का बिल डाला है, आपके टैली में ये बिल डाला है, तो फाइनल वैल्यू कौन सी है मेरे को बताओ। क्लाइंट बोल देगा कि हाँ मेरे टैली में जो बिल डाला है वो फाइनल है, ठीक है। फिर आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके उस वैल्यू को, मतलब उस बिल को अमेंड करवाना पड़ेगा, उतनी वैल्यू ठीक करवानी पड़ेगी, सिंपल। अच्छा अमेंडमेंट वाला ज़रा सीन बड़ा है, ठीक है, उसके लिए तो बहुत बड़ा एक लेक्चर लग जाएगा, अभी अपने कोर्स में तो है नहीं, बट मैं लाऊंगा उसमें, नहीं तो सीधा यूट्यूब पे डाल दूंगा फ्री में, उतना टेंशन मत लो, ठीक है। ये चीज़ समझी, अमेंडमेंट वाला पार्ट बाद में बताऊंगा, बट ये समझो अगर आप एज ए अकाउंटेंट के लिए जॉब कर रहे हो या फिर फॉर्म में काम कर रहे हो तो मेन ये काम है कि डिफरेंस निकालना। अमेंडमेंट तो कोई भी कर देगा, बहुत ईजी काम है अमेंडमेंट, ये डिफरेंस निकालने वाला काम इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, आपका डाटा रेडी करना। डाटा रेडी किया बराबर, फिर रिको डाटा आपका बराबर है तो रिको भी इजीली हो जाएगा। देखा यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये किया था रिफ्रेश,
तो देखा यहाँ पे किस तरह सारा का सारा जो वैल्यू थी वो जीरो हो गई। पहले कितनी सब प्लस माइनस आ रही थी, जैसे मैंने वो रिफ्रेश किया सारी वैल्यू जीरो हो गई। देखा अब इसको भी जीरो करना है तो सीधा, क्योंकि ये तो मैंने हाथ से डालता अमाउंट, इसको कॉपी वापस आके इधर कर दो पेस्ट। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है 24,000 रुपये, मैंने बस हाथ से चेंज किया था दिखाने के लिए कि डिफरेंस किस तरह आता है। रिफ्रेश, ये लो सारी वैल्यू जीरो हो गई, दिख रहा है यहाँ पे हो गई सारी वैल्यू जीरो। तो इस तरह से रिको करना है। और इसमें कुछ बचा है क्या देख लो, मैं एक बार डिफरेंस मिल गया आपने, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरह से डिफरेंस निकालना है। और इसमें बहुत सारे, अच्छा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का जो मैं बता रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो आप सेल रिको करोगे, हमेशा पहले सेल रिको होगा, उसका परचेस रिको, उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट। और अगर आपको अच्छे कई कई पे क्या होता है, हमारे फॉर्म में हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सेल के साथ में क्रेडिट नोट का ये करते हैं रिको, फिर उसके बाद परचेस के साथ में डेबिट नोट का रिको करते हैं। ठीक है, समझ गए, सेल के साथ में क्रेडिट नोट का रिको, परचेस के साथ में डेबिट नोट का रिको। अभी इसमें मैंने क्रेडिट नोट निकाला नहीं क्योंकि एक ही क्रेडिट नोट था पार्टी का, इसलिए निकाला नहीं मैंने। बाकी ये खुलेगा शीट अपने पास, GSTR 1, ये देखो ये उसका क्रेडिट नोट है, एक ही है, ये रजिस्टर्ड वाला है और एक ये अनरजिस्टर्ड वाला है, तो दोनों यहाँ पे निकाल रखे। एक क्रेडिट नोट, अगर एक दो बिल है ना, आपको रिको करने की जरूरत भी नहीं है, जाओ पोर्टल पे चेक करो पूरे डाला है कि नहीं कोई डाटा और निपटाओ। ठीक है, ये तो तब जब आप क्लाइंट के बहुत सारे बिल हैं, ये क्लाइंट के कुछ रहेंगे मेरे ख्याल से 35 बिल थे ना, 35 बिल थे। मैंने क्लाइंट का रिको किया, उसके 1000-2000 बिल है, तो उस टाइम पे जो रिको करना है, तो सोचो आपको डाटा कितना अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जरा सी गलती हुई वापस से डाटा बनाओ, समझ गए। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा रिको का। रिको में और कुछ पूछना होगा किसी को कि भाई ये डाटा कैसे निकला या थोड़ा समझाओ डिटेल में, तो मैं उसको अलग से पर्सनली भी समझा सकता हूँ, बस कमेंट करो या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे बता देना मेरे को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।